हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमएस साइंस अकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे क्लास 9th के फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के बारे में। चैप्टर 5 है, ये आपका बायोलॉजी का चैप्टर है। इससे पहले हम टिश्यू चैप्टर जो है वो अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट डिले हम बात कर लेते हैं हमारा ये वाला चैप्टर कहता क्या है। देखिए, सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री से बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री जो है रॉबर्ट हुक ने बच्चे शायद इस चीज को जानते हैं क्योंकि ये बहुत पुरानी ही बात है। आप लोगों की छोटी क्लासेस में इसको पढ़ते थे कि रॉबर्ट हुक 1665 में उन्होंने कॉर्क में, यानी कि जो बार्क होता है ट्री का आउटर मोस्ट जो टफ कवरिंग होती है, उसमें से इन्होंने जो है सेल्फ मेड सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में इसको डिस्कवर किया था। और इन्हें जो स्ट्रक्चर दिखाई दी थी वो इस तरीके का हनीकॉम्ब लैटिस स्ट्रक्चर दिखाई दिया था। और इन्होंने वर्ड दिया था सेलुला। इन्होंने वर्ड दिया था दैट इज सेलुला। सेलुला जो वर्ड होता है CELLULAE, सेलुला, जिसका मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट। ठीक है, लिटिल कंपार्टमेंट इसका मतलब होता है। और फिर ये मॉडिफाई होके सेल वर्ड हो गया था। ठीक है, तो चलिए, और रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की। सेकंड जो है 1674 में लिवन हॉक ने जो है लिविंग सेल की डिस्कवरी की। एक्चुअली रॉबर्ट हुक को ये क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने जो है इसकी जो डिस्कवरी की थी, डेड सेल की डिस्कवरी की थी, लेकिन लिवन हॉक को क्रेडिट दिया जाता है लिविंग सेल की डिस्कवरी के लिए। और इन्होंने डिस्कवर किया था एल्गे, जिसका नाम था स्पायरोगायरा। ठीक है, पॉन्ड वाटर में इसकी डिस्कवरी हुई थी। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। देखिए, यानी कि 1665 में सेल की डिस्कवरी हुई थी और न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई 200 ईयर्स में, यानी कि इतने साल लगे सेल के अंदर जाने में। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका रीजन क्या था? क्योंकि माइक्रोस्कोप उतना अच्छा नहीं था। क्लियर है? उसके बाद पुरकिंजे या परकिंजे भी बोल सकते हो आप, 1839 में इन्होंने बताया प्रोटोप्लाज्म। इन्होंने जो टर्म दी दैट इज प्रोटोप्लाज्म। ये आपके जो एनसीईआरटी में जो आपके बॉक्सेस बने हुए उसमें ये बात लिखी हुई है। उसके बाद श्लीडन एंड श्वान दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेपरेटली इंडिविजुअली अलग अलग इन्होंने कुछ बातें कही सेल के बारे में, जिन्हें हम बोलते हैं सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी का कंसेप्ट क्या कहता है उसके बारे में आप समझिए। वो ये कहता है कि ऑल लिविंग सेल कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल्स, यानी कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल के बने हैं। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल बेसिक यूनिट है। और सेल, ऑल न्यू सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो पुरानी सेल है उसी से ही नई सेल बन रही है, यानी कि जो नई सेल है वो पुरानी सेल से ही आई हुई है। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो मैंने ब्लू ब्लॉक में जो लिखा हुआ है ये आपका पूरा का पूरा जो है वो आपके एनसीईआरटी की लाइन है। विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940 इट वाज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनल्स। यानी कि आप जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 1940 के बाद जब डिस्कवरी हुई तभी जाके सेल के वेरियस ऑर्गेनल्स के बारे में पता लगा। उसके बाद यहाँ पर सिक्स्थ के अंदर सिक्स्थ जो पॉइंट है वो कह रहा है कि ब्रिशो 1855 में इन्होंने ये बताया कि इन्होंने सेल थ्योरी को थोड़ा सा एक्सपांड किया और वर्ड दिया ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। इन्होंने बात बताई ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, विच मीन्स ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी विर्शो जो साइंटिस्ट थे इन्होंने सेल थ्योरी को एक्सपांड किया, सेल थ्योरी के बारे में कुछ और बातें जोड़ी और इन्होंने ये कहा ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। ये पूरा लैटिन टर्म है और इसका मतलब है सेल जो है पुरानी सेल से ही आई हुई है। ठीक है, ये और फिर बाद में इस पॉइंट को वापस से सेल की थ्योरी के अंदर इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, यानी कि किस बेसिस पे जो है सेल का नंबर हम डिसाइड करते हैं, यानी कि सेल को जो है सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म के टाइप। सबसे पहला है यूनिसेलुलर, यानी कि जो सिंगल सेल के बने हुए हैं, जैसे है आपका अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल ही हैं। मल्टी सेलुलर, जिनकी सेल्स जो है वो बहुत, जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी हुई है, जो कि और हर सेल या हर ग्रुप ऑफ सेल पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती है, जैसे प्लांट है, ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स हैं, ये सब इसी का ही बात है। ठीक है, तो चलिए अब जो है यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम। शेप एंड द साइज ऑफ द सेल, यानी कि आप ये जो है कैसे शेप और साइज डिसाइड होती है। शेप और साइज डिपेंड करता है कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है। जैसे जनरली जो हम मानते हैं कि सेल की शेप स्फेरिकल यानी गोल होती है, गोल गोल सेल्स की शेप होती है, लेकिन कुछ इलोंगेटेड यानी लंबी भी हो सकती है।
जो आपकी नर्व सेल है वो लंबी जैसे लंबी लंबी हो सकती हैं जैसे नर्व सेल है, कुछ ब्रांच हो सकती हैं, पिगमेंटेड हो सकती हैं, आरबीसी की तरह डिस्कॉइडल हो सकती हैं, कुछ स्पिंडल शेप भी हो सकती है जैसे मसल्स की होती है इस तरीके की। ठीक है, सेल के साइज भी अलग अलग जो है रेंज की होती है, लेकिन वही है कि डिपेंड करता है कि ये कहाँ पाई जा रही हैं और किस फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं। जनरली हम ये मानते हैं कि 2 से 120 टू 120 माइक्रोन जो है इसकी जो रेंज है वो डिसाइड होती है। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच होती है जिसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाइड है, और ये 1.4 kg को इसका वेट करीब आता है। लॉन्गेस्ट सेल जो है वो दैट इज नर्व सेल, जो कि देखा गया है कि करीबन 1 मीटर तक लंबी हो सकती हैं। और स्मॉलेस्ट जो होती हैं पीपीएलओ। व्हाट इज द पीपीएलओ? पीपीएलओ की फुल फॉर्म होती है प्लूरो न्यू न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो कि एक कैटेगरी है। ये स्मॉलेस्ट जो है सेल बनाती है और माइकोप्लाज्मा की कैटेगरी में डालते हैं। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल आपको नहीं पढ़नी है, ये सिर्फ मैंने एक्स्ट्रा चीज के लिए आपको डाला है। डिवीजन ऑफ लेबर, देखिए डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, यानी मजदूरी का डिवीजन, यानी कि सिंपल सी बात है कि हम ये बोल सकते हैं कि काम का डिवीजन। ठीक है, तो काम का डिवीजन कैसे कर सकते हैं हम? इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। इट मींस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट फंक्शन अमंग डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म बॉडी, यानी कि जो है अलग अलग फंक्शन को बांट देना पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। यानी कि ये वाला काम, जैसे स्टमक अलग काम करेगा, हार्ट अलग काम करेगा। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जैसे ह्यूमन बॉडी में हार्ट जो है पंप करता है, स्टमक डाइजेस्ट करता है। क्लियर है? सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। अब कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि क्या अगर सिंगल सेल नहीं है तो क्या डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यानी कि उस सिंगल सेल में ही हर काम का डिवीजन है। जैसे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम है। ठीक है, तो यहाँ पर सेल के अंदर अलग अलग जो कंपोनेंट है जिन्हें हम सेल ऑर्गेनल बोलते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। ईच काइंड ऑफ द सेल ऑर्गेनल, इसको स्पेलिंग को सही कर लीजिएगा, ये वाली जो मैं सर्कल कर रही हूँ, ऑर्गेनल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन टू परफॉर्म डिवीजन ऑफ लेबर। तो एक सिंगल सेल के अंदर भी जो है वो आपका डिवीजन ऑफ लेबर मिलता है। क्लियर है? चलिए अब जो है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल जो है वो उसमें आपकी 3 मेन सेल कंपोनेंट है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, सेकंड है न्यूक्लियस एंड थर्ड है साइटोप्लाज्म। चलिए अब हम फटाफट से सबके बारे में एक बार डिस्क्रिप्टिव वे में एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। ठीक है, अब जो है देखते हैं। देखिए सेल वॉल सबसे पहले आउटर मोस्ट है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट के अंदर मिलेगी, और सेल वॉल प्लांट के अंदर, फंजाई के अंदर एंड बैक्टीरिया के अंदर, ये 3 के अंदर सेल वॉल देखी जाती है। प्लांट के अंदर जो सेल वॉल है वो बनती है सेलुलोज से। जो फंजाई के अंदर जो सेल वॉल है वो बनती है काइटिन से। ये मैं स्पेलिंग लिख रही हूं यहाँ पे, काइटिन, CHITIN। जो बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल बनती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की होती है। किसकी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की। मैं यहां लिख देती हूँ पेप्टाइडोग्लाइकेन की। ठीक है ना, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। ठीक है, यानी कि सेल वॉल जो है प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया 3 के अंदर देखा गया है। और जो सेल वॉल है ये आपको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ और रिजिडिटी देता है। ठीक है, तो ये जो है ये अगर बहुत डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया में अगर कोई सेल, प्लांट सेल, कोई बैक्टीरियल सेल, कोई फंजाई, ये सब हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको मतलब कि उनको सर्वाइवल प्रोवाइड करता है। चलिए हम फंक्शन की बात कर लेते हैं। ये पर्टिकुलर शेप और रिजिडिटी देता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, और ये डेसिकेशन यानी ड्राइनेस से बचाता है। व्हाट इज द डेसिकेशन? यानी कि सपोज दैट अगर अगर कंडीशंस एबनॉर्मल है, अगर फेवरेबल नहीं है, तो सेल को खत्म होने से बचाएगा। ठीक है, तो और ये चीज ध्यान रखिए कि जो सेल वॉल है वो परमिएबल होती है, नॉट सेलेक्टिव परमिएबल, इट्स परमिएबल, यानी कि ये मटेरियल को आने जाने देती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, डायग्राम में आपको इजीली दिख पा रहा है कि देखिए यहाँ पे सेल वॉल बना हुआ है, ये पूरा आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है। तो प्लांट के अंदर आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर सेल वॉल है, और
एनिमल के अंदर सेल मेम्ब्रेन। तो चलिए अब हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होती है, पहले देखिए सेल मेम्ब्रेन को। हाँ, अब देखिए सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो यहाँ पर आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट मतलब कि एनिमल के अंदर, ठीक है। और ये सेपरेट करता है सेल के कंटेंट को सराउंडिंग से, यानी कि सेल के कंटेंट को बांधे रखता है। मेन जो सेल मेम्ब्रेन है, मेन मतलब कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, बहुत फ्लेक्सिबल होती है और ये कुछ सेलेक्टिव मटेरियल को अंदर और बाहर ले जाने में हेल्प करती है, ये ध्यान रखिएगा। और ये कुछ ही मटेरियल्स की एंट्री और एग्जिट को रेगुलेट करती है, मतलब कि कुछ ही मटेरियल्स को अंदर आने देती है और कुछ ही मटेरियल्स को बाहर जाने देती है। इस टर्म को हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ये ध्यान रखिएगा। और डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड अदर प्रोसेस जो है इसकी सेलेक्टिव परमेबिलिटी को डिफाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं, यानी कि ये किन प्रोसेस के थ्रू ये परमेबल होगा, सेलेक्टिवली परमेबल होगा, इन कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू। देखिए यहाँ पर ये जो दो लेयर हैं ये आपके लिपिड के लेयर हैं, ये लिपिड के लेयर हैं, ठीक है। और यहाँ पर बीच बीच में आपको प्रोटीन के लेयर्स, इसको मैं और दूसरे कुछ कलर से बनाऊं, हाँ इससे बना, और ये बीच बीच में ये प्रोटीन की लेयर्स इस तरीके से एम्बेडेड रहती है, प्रोटीन की लेयर इस तरीके से एम्बेडेड रहेगी, ठीक है। ये प्रोटीन जो है मैंने ये डार्क कलर से जो बना है, दीज आर प्रोटीन, दीज आर प्रोटीन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पूरी दुनिया में प्रोटीन और लिपिड की बनी होगी, चाहे वो आपकी मेम्ब्रेन है, चाहे वो मेरी मेम्ब्रेन है, चाहे वो प्लांट की सेल मेम्ब्रेन है, चाहे वो सेल ऑर्गेनल की सेल मेम्ब्रेन है। सेल ऑर्गेनल पे जो कवरिंग है, अगर मेम्ब्रेन वर्ड कहीं आ रहा है तो दैट विल बी प्रोटीन एंड लिपिड कंपोजिशन, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एंडोसाइटोसिस, ये आपके एनसीईआरटी की ही टर्म है। एंडोसाइटोसिस क्या कहता है, द सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज सेल टू टेक इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, यानी कि सेल के अंदर मटेरियल का लेना या फूड का लेना, इसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। देखिए अगर आप डायग्राम में देखें तो देखिए यहाँ पर ये ले रहा है अंदर, तो देखिए सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो मटेरियल अंदर लेता है, विच इज कॉमनली सीन इन अमीबा, और अमीबा के अंदर हमें ये दिखाई देता है। तो एंडो मीन्स अंदर, साइटो मीन्स सेल, तो यानी सेल के अंदर जो मटेरियल लेना है वो एंडोसाइटोसिस है। ये पूरा एनिमेशन जो है मैंने गूगल से ही लिया है, हेल्प टू गूगल, ठीक है, और मैनी थैंक्स टू गूगल, ठीक है, उसी की हेल्प से लिया है। तो अब देखिए हम सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन पढ़ लेते हैं। इट इज द सेलेक्टिवली परमिएबल, बहुत सेलेक्टिव परमिएबल है। इट अलाउज द लिमिटेड सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, ये लिमिटेड सब्सटेंस को अंदर और बाहर जाने देती है। इट बाउंड द सेल ऑर्गेनल, कोई भी सेल ऑर्गेनल के ऊपर जो कवरिंग होती है वो सेल मेम्ब्रेन की ही बनी है ताकि वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में मौजूद रहे, ठीक है। एक और चीज कि मैं जो ये पूरे नोट्स हैं इनको जो है इसका नोट्स का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगी, तो उसको आप क्लिक करोगे तो वो आपकी ड्राइव में ओपन हो जाएगी, तो आपके लिए नोट्स का प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं फटाफट से डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जो है, डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट आयंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी कि ये ध्यान रखिएगा, सॉल्यूट का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट कहलाता है डिफ्यूजन। इसमें जो कुछ सब्सटेंस है जैसे CO2 और ऑक्सीजन गैसेस का जो मूवमेंट है वो चीज कहलाएगी आपके, यानी कि डिफ्यूजन के थ्रू कई गैसेस जो हैं वो अंदर डिफ्यूज होती हैं, क्लियर है, कई गैसेस जो है वो अंदर डिफ्यूज होती हैं, क्लियर है। अब यहाँ पर जो है द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन of high water concentration to a region of low water concentration through a selective permeable membrane is known osmosis। अब देखो osmosis क्या कहता है, osmosis means the water का movement, water क्या है, solvent है, water क्या है आपका, solvent है, solvent का उसकी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट थ्रू द सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, ये ध्यान रखिएगा, सेलेक्टिव परमेबल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इज नोन एज ऑस्मोसिस। अब दो तरीके के ऑस्मोसिस है, एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। अगर सॉल्वेंट का सेल के अंदर मूवमेंट हो रहा है तो दैट इज एंडो ऑस्मोसिस, और सॉल्वेंट का बाहर की तरफ सेल से बाहर की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो दैट विल बी एक्सो
ऑस्मोसिस। तो देखिए आप डायग्राम में अगर आप देखें तो डायग्राम में यहाँ पर आपको दिख सकता है कि देखिए वो डायग्राम में क्या हो रहा है, पार्टिकल जो है वो डायग्राम में ये देखिए यहाँ पर वो मूव हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये रेड कलर के आपके देखिए वाटर, तो ये इधर चले गए। यानी कि अगर आप देखें तो पहले यहाँ पर ज्यादा थे और ये यहाँ पर सेलेक्टिव परमेबल, एक्चुअली ये सेमी परमेबल लिखा हुआ है, यहाँ पर ये सेलेक्टिव परमेबल होना चाहिए, क्योंकि अब सेलेक्टिव परमेबल वर्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज कंपेयर टू सेमी परमेबल। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे कि देखो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल जो वाटर के देखिए मूव कर रहे हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल देखिए मूव कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। एक सेकेंड में आगे शिफ्ट हो गया ये, है ना। ये देखिए यहाँ पर ये आप देखोगे ना, तो ये देखिए ये वाटर के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके डिफ्यूजन के थ्रू, ये डिफ्यूजन है कि सॉल्यूट का ये जो सॉरी सॉल्यूट है ये, तो वाटर के अंदर जो सॉल्यूट है उनका हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट दिखा रहा है। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब जो है ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपके इसके अंदर मैं थोड़ा सा और आपको समझा देती हूँ एक चीज, कि अगर हाइपरटोनिक, देखो तीन तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर दोनों साइड पे देखिए, जैसे सपोज दैट ये दो सॉल्यूशन है और दोनों सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट हैं, और दोनों में आपके क्या है कि अगर सॉल्ट कंसंट्रेशन और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन सेम है, सॉरी मैं आपको सॉल्वेंट से समझाती हूँ, छोड़ दीजिए इसको। देखिए अगर यहाँ पर सॉल्वेंट ज्यादा है एक साइड पे, सॉल्वेंट मतलब मैं यहाँ वाटर लिख रही हूँ, तो वाटर अगर ज्यादा है, मोर है, वाटर मोर है, इसको मैं पहले रब कर लेती हूँ और आपको ढंग से दोबारा से समझाती हूँ। ये देखिए ये है, अगर इस साइड पे वाटर आपका ज्यादा है, H2O ज्यादा है ना, वाटर मोर है, ज्यादा है मतलब मैंने ये इंक्रीज वाला साइन कर लिया बड़ा हुआ। ठीक है, वाटर अगर ज्यादा है और यहाँ पर वाटर कम है, तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा आपका, ये सॉल्यूशन होगा हाइपोटोनिक। जहां वाटर ज्यादा है वो सॉल्यूशन होगा आपका हाइपोटोनिक। ठीक है, और अगर जहां पर वाटर कम है तो वो सॉल्यूशन होगा आपका हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब यहां पर ये है, अब हम इन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। इफ वी प्लेस एनिमल सेल इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देन इट विल स्वेल अप, यानी कि अगर हम किसी सेल को जो है वो पूरा क्लेम रबी हो गया, अगर हम किसी सेल को यहाँ पर जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो स्वेलअप होगी, किसकी वजह से, उसके अंदर क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस होगा, एंडोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस होगा। क्लियर है। और अगर सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो साइज मेंटेन होगी, साइज मेंटेन होगी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। इफ वी प्लेस एन एनिमल और प्लांट सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इट विल श्रिंक, यानी कि अगर हम किसी को भी, किसी प्लांट या एनिमल सेल को किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने से क्या होगा कि इसका वाटर बाहर की तरफ मूव होगा, और जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, तो बाहर की तरफ पानी निकलेगा तो वो श्रिंक होगी, और अंदर की तरफ जाएगा तो एंडोऑस्मोसिस, तो वो अपनी साइज में बड़ी होगी, वो स्वेलअप होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, द प्लाज्मोलाइसिस इज द प्रोसेस। अब देखो प्लाज्मोलाइसिस के बारे में पढ़ लेते हैं, ये डायग्राम है प्लाज्मोलाइज्ड सेल का, इसके बारे में समझिए। प्लाज्मोलाइसिस इज द प्रोसेस बाय विच सेल इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लॉस वाटर, यानी कि अगर हम किसी सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं देन क्या होगा, उसका वाटर कंटिन्यू जो है बाहर की तरफ मूव होगा, उसका वाटर कंटिन्यू बाहर की तरफ मूव होगा, और उसमें कंडीशन डेवलप होगी एक्सोऑस्मोसिस की। जब एक्सोऑस्मोसिस कंटिन्यू होता रहेगा तो उस सेल के अंदर का मटेरियल, उस सेल का अंदर का मटेरियल सिर्फ एक सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा, और वो चीज कहलाएगी, वो कंडीशन कहलाएगा आपका एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, वो कंडीशन कहलाएगी प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, तो प्लाज्मोलाइसिस इज डिफाइंड as the process of contraction or shrinkage of the protoplasm of a plant cell and is caused due to the loss of water, यानी कि वाटर का लॉस होता है
और उस वाटर के लॉस की वजह से यहाँ पर इस श्रिंकेज की वजह से वाटर लॉस हो रहा है, श्रिंकेज हो रहा है, और कंटिन्यू क्या है, ये लिंकेज अगर कंटिन्यू है, ये श्रिंकेज अगर कंटिन्यू है तो फिर वो प्लाज्मोलाइसिस लीड्स करता है। अब देखिए यहाँ पर क्लियर है ये बात, ये डेफिनेशन आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। इफ द प्लांट सेल कीप इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, देखो दो चीजें मैंने बताई आपको, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। अगर प्लांट सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर क्या होगा बेटा, बोलो 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 जल्दी बोलो, क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस होगा, यानी कि उसके अंदर पानी मूव करेगा। लेकिन अगर कंटिन्यू ये मूवमेंट होगा पानी का, सेल के अंदर अगर कंटिन्यू वाटर का मूवमेंट होगा तो क्या होगा, ये चीज कहलाएगी आपकी एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। लेकिन यहां पर एक लेवल के बाद बर्स्टिंग हो जानी चाहिए, लेकिन प्लांट सेल बर्स्ट नहीं होती है बिकॉज ऑफ द सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल जो है वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करती है। यानी कि ये देखिए, जब सेल वॉल पे जब प्रोटोप्लाज्म जब जैसे पानी भरता जाता है तो प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो सेम सेल वॉल जो है उतना ही प्रेशर जो है रिवर्स बैक में लगाती है और वो बर्स्टिंग से बचाती है। लेकिन अगर एनिमल सेल को आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तो वो स्वेलअप होगी और एक टाइम के बाद बर्स्ट हो जाएगी। क्लियर है। जैसे यहाँ पर डायग्राम में आप देखो कि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो देखिए सेल में श्रिंकेज हो गया है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो सेल जैसी की जैसी है वैसी की वैसी है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल का साइज बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर प्लांट सेल है तो वो बर्स्ट नहीं होगी ड्यू टू द सेल वॉल, लेकिन एनिमल सेल है तो वो बर्स्ट होगी बिकॉज बिकॉज ऑफ जो है क्योंकि उसके अंदर एनिमल सेल है तो बर्स्ट होगी। क्यों हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, क्यों, क्योंकि उसके पास सेल वॉल नहीं है। क्लियर है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की हम अगर बात, ठीक है, तो न्यूक्लियस हमारा क्या कह रहा है, न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल है, यानी सेल का ब्रेन है, ठीक है। यानी कि हमारे सेल को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सारा काम कौन डिसाइड करता है, ये हमारा न्यूक्लियस ही करता है, ठीक है। डबल लेयर है, यानी कि न्यूक्लियस पे हमारी मेम्ब्रेन की डबल लेयर होती है, ठीक है। यानी कि, और इसकी मेम्ब्रेन किसकी बनी होगी, प्रोटीन और लिपिड की। इसके दो मेम्ब्रेन, मतलब एक मेम्ब्रेन फिर दो मेम्ब्रेन, यानी डबल मेम्ब्रेन की लेयर रहती है। इसके अंदर कुछ पोर्स रहते हैं, जैसे डायग्राम में आप ये देख सकते हो कि देखो यहाँ पर पोर बने हुए हैं जो कि इसके अंदर मटेरियल, इनसाइड और आउटसाइड जो मटेरियल है, साइटोप्लाज्म के अंदर जाने वाले मटेरियल और उससे बाहर आने वाले मटेरियल को डिसाइड कर सकते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं। एक्चुअली क्रोमोसोम जो है डीएनए का पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है जिसे हम जीन बोलते हैं, और यही जेनेटिक इंफॉर्मेशन का सेंटर होता है। फंक्शनल सेगमेंट, देखिए डेफिनेशन लिखी हुई, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन, यानी कि डीएनए के जिस पार्ट से कोई भी फंक्शन, यानी कि कोई हार्मोन कोई प्रोटीन बनाया जाता है उसे जीन कहा जाता है। यानी कि डीएनए के जिस पार्ट से जो पर्टिकुलर डीएनए के जिस सॉरी जो है डीएनए के जिस सेगमेंट से कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन पर्टिकुलर हार्मोन्स बनाया जाता है, दैट पार्ट इज नोन एज द जीन। क्लियर है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, इन द प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियर रीजन में बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चूंकि यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसीलिए जो न्यूक्लियस ना क्या क्या न्यूक्लियोइड बोला जाता है, क्योंकि वो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे कि ये जो जैसे जो प्रोकैरियोट सेल है उसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है, और उसके अंदर जो सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो ना होके पर्टिकुलर एक रीजन होता है जहां पर जेनेटिक मटेरियल एम्बेडेड रहता है, दैट मटेरियल इज नोन एज द न्यूक्लियोइड, ठीक है। मतलब मेम्ब्रेन जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है किसमें, प्रोकैरियोट्स में। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आर द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होने वाले जेनेटिक मटेरियल ही है, ठीक है। इट कंटेन्स डीएनए विद एसोसिएटेड प्रोटीन, यानी क्रोमोसोम किसके बने हुए हैं, डीएनए और प्रोटीन के, ठीक है। दे आर प्रेजेंट एज थ्रेड
कॉल्ड क्रोमेटिन। एक्चुअली ये ध्यान रखिए कि क्रोमेट जो सेल होती है, जो आपकी सेल है, सेल के अंदर अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी जो आपके न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं क्रोमेटिन, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। लेकिन जब सेल डिवीजन मोड पे जाती है, सेल जब डिवीजन मोड पे जाती है, तो ये क्रोमोसोम पर्टिकुलरली पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, तो जिन्हें हमें बोलते हैं, जिन्हें को हम बोलने लग जाते हैं क्रोमोसोम, जिनको हम क्या बोलने लग जाते हैं, क्रोमोसोम। क्लियर है? तो यहां पर जो है ये जो क्रोमोसोम है क्रोमेटिन ही होते हैं, बस क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डीएनए प्रोटीन से बने, और जब ये पूरे कंडेंस्ड फॉर्म हो जाते हैं तब इन्हें हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, अब देखिए यहाँ पर मैंने क्रोमेटिन की डेफिनेशन भी लिख दी है। ठीक है, chromatin is a thread-like structure which serve as a genetic material present inside the nucleus of the cell. It is made up of the DNA and protein molecule. तो किसका बना है, डीएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल का। अब हम इसके फंक्शन पढ़ लेते हैं। इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड रेगुलेट द सेल साइकिल, क्योंकि हमने इसको ब्रेन ऑफ द सेल बोला है, तो ये सब चीजों को रेगुलेट करेगा। इट हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर, और चूंकि क्रोमोसोम जो है यानी क्रोमेटिन जो है यानी डीएनए जो है वो हमारे जो जीन है वो हमारे पेरेंट्स से हमारे जो भी जेनेटिक कैरेक्टर हैं वो हमें मिलते हैं, यानी ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा, ठीक है, उसको मिलते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म क्या कहता है बेटा, साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड मटेरियल है सेल के अंदर जो भरा हुआ रहता है उसको बोलते हैं। और ये टर्म प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दी थी, पुरकिंजर है, फॉर ए फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। ठीक है, इट इज द थिक जेली लाइक सब्सटेंस। ये कैसा होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, और इसके अंदर इट इज एनक्लोज बाय द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, एंड कंटेन्स ऑल द सेल ऑर्गेनल एक्सेप्ट न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस, देखिए ये सेल है, ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अलावा सेल ऑर्गेनल, न्यूक्लियस के अलावा सेल ऑर्गेनल और ये फ्लूइड मटेरियल जो है ये आपका पूरा साइटोप्लाज्म बनाता है। ठीक है ना, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी न्यूक्लियस के आसपास के रीजन को साइटोप्लाज्म नहीं बोलेंगे, बाकी जो थिक फ्लूइड मटेरियल है जिसमें आपका जो है पूरे ऑर्गेनल्स भरे हुए हैं उसको अपन जो है साइटोप्लाज्म बोलेंगे। अब ये क्या करता है, इसके फंक्शन देख लेते हैं। ये इसके अंदर एमिनो एसिड, प्रोटीन, शुगर, विटामिन, ये सारे केमिकल जो स्टोर होते हैं। इट इज द साइट ऑफ द सर्टेन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। इसके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस के प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हार्मोन जो भी हैं वो होते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस है, फैटी एसिड सिंथेसिस है, न्यूक्लियोटाइड्स एक्सेट्रा है। इनके बनने के लिए पूरा जो मटेरियल है वो उसके अंदर स्टोर रहता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा वो आपका ये कह सकते हैं इट्स ए काइंड ऑफ, देखिए लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन का। ठीक है, ऐसी पतली 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 शीट्स होती हैं, ऐसी बाउंड जो है, जो कि आपके जैसे ये सेल है ना, और ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक जो है ऐसी पतली पतली ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो तरीके की होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ को हम रफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो है वो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो जब भी हम इनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमको रफ स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ठीक है, जबकि आपको अगर स्मूथ में देखें तो ऐसी राइबोसोम जो स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर नहीं मिलेगी। क्लियर है? तो देखिए हम देख लेते हैं कि रफ के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और ये ध्यान रखिए कि राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, इसीलिए जो है आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें हेल्प करेगी, प्रोटीन सिंथेसिस में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके अंदर राइबोसोम नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली आपके प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि ये लिपिड के सिंथेसिस में, लिपिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होती हैं, एंड डिटॉक्सिफाइंग ऑफ द पॉइजनस मॉलिक्यूल। यानी कि ये जो पॉइजनस मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ जो पॉइजनस ड्रग्स वगैरह होती हैं, उनके डिटॉक्सिफिकेशन मतलब कि उनको कहीं ना कहीं उनके हार्मफुल इफेक्ट को खत्म करने का काम करती है। अब है membrane biogenesis. Some of these proteins and lipids help in the building the cell membrane. This is process known as the membrane biogenesis. इसको समझिए, यानी कि मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मतलब मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन। अब मेम्ब्रेन किस किस से मिलके बनी है,
प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी है। और ये प्रोटीन और लिपिड बन कहाँ रहा है, देखिए प्रोटीन बन रहा है आरईआर में यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंड लिपिड बन रहा है आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो कहीं ना कहीं आरईआर एंड एसईआर दोनों हेल्प कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन को बनने में। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, इसके फंक्शन देख लेते हैं। इट सर्व एज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं बिटवीन द वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क बनाते हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, लिपिड के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और पॉइजनस मॉलिक्यूल को डिटॉक्सिफाई यानी उनके इफेक्ट को न्यूट्रल करने में हेल्प करते हैं। क्लियर है? चलिए अब है राइबोसोम की हम बात कर लेते हैं। राइबोसोम क्या कहता है हमारा, राइबोसोम ये कहता है हमारा कि जो राइबोसोम है, हमने कहा है कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होता है, और ये स्मॉल डेंस स्फेरिकल बॉडीज है, ऐसे गोल गोल बॉडीज होते हैं जो कि फ्रीली भी प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में और आरईआर पे भी प्रेजेंट होते हैं, विच अकर फ्रीली इन द मैट्रिक्स एंड रिमेन अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। अच्छा, यहाँ एक और बात मैं बता दूं, जो डीएनए की फुल फॉर्म होती है वो होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, इसको लिख लीजिए आप। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दी है, आरएनए की फुल फॉर्म जो होती है दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? अब यहाँ पर जो है आपका इसका फंक्शन अगर हम देखें तो इसका फंक्शन जो है मेनली प्रोटीन सिंथेसिस ही है। क्लियर है? इसका फंक्शन क्या है, मेनली प्रोटीन सिंथेसिस ही है। चलिए अब हम बात आगे बढ़ाते हैं, गोल्जी अपैरेटस तक की बात ले जाते हैं। गोल्जी अपैरेटस क्या होते हैं? गोल्जी अपैरेटस देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो है गोल्जी अपैरेटस जो है वो कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल होती हैं इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्ना। देखिए ये आपकी सेल है, और यहाँ पर ये आपका न्यूक्लियस, और यहाँ न्यूक्लियस के आसपास इस तरीके की ये ऐसे ढेर लगे रहते हैं मेम्ब्रेन के, और ये मेम्ब्रेन के ढेर बोलिए या स्टैक्स बोलिए, इनको हम बोलते हैं सिस्टर्ना। क्या बोलते हैं? सिस्टर्ना। ठीक है, द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैक्ड dispatched to the various target inside the outside the call through the Golgi apparatus, यानी कि जो मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है और उनको पैक करने का और डिस्पैच करने का काम कौन करता है? गोल्जी apparatus। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये स्टोरेज करता है, मॉडिफिकेशन करता है और पैकेजिंग करता है। इसके अलावा ये कई सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम्स के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। इसके अलावा लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। ये सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है। अब इस बात को समझ लीजिए, एक्चुअली आपके जो सेल मेम्ब्रेन है उनके अंदर प्रोटीन और लिपिड तो होता ही है, इसके अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स शुगर है, उन कॉम्प्लेक्स शुगर को बनाने का काम, जो सिंपल शुगर है उनको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? गोल्जी apparatus। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम अभी हमने जस्ट जो है, लाइसोसोम जो है मेम्ब्रेन बाउंड है, इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए रहते हैं, और इनको बनाने का काम कौन करता है? आरईआर। अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं। और ये सेल वेस्ट डिस्पोजल डिवाइसेस हैं, मतलब कि ये सेल के जो वेस्ट मटेरियल उसको डिस्पोज करते हैं, और ये सेल को क्लीन करने में, मतलब कि सेल के अंदर जो फॉरेन मटेरियल्स हैं या जो वर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स हैं, मतलब जो जिनका टाइम पीरियड पूरा हो गया है, उनको हटा के नए को जो है सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि उनको पुरानों को हटा देते हैं। इसके अलावा कोई फॉरेन मटेरियल जो है हमारे सेल के अंदर, जैसे बैक्टीरिया, फूड, ये सब अगर एंटर कर गए हैं तो लाइसोसोम उनको ब्रेक करता है और स्मॉल पीसेस में हटा देता है सेल के साथ, यानी कि क्लीनिंग कर रहा है। Under abnormal condition, cell get damaged and lysosome में burst the enzyme digest their own cell, therefore also known as suicidal bags। देखिए ये आपसे डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज अ सुसाइडल बैग। एक्चुअली कुछ कंडीशन में लाइसोसोम जो होते हैं वो अपनी खुद की ही सेल को डैमेज करने लग जाते हैं कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में, जिसकी वजह से उन और वो बर्स्ट हो जाते हैं और अपनी ही सेल को खाने लग जाते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द दैट टाइम लाइसोसोम्स इज आल्सो टर्म्ड एज सुसाइडल बैग्स। ठीक है, तो चलिए इसके हम फंक्शन पढ़ लेते हैं। इसके फंक्शन क्या है?
इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस, और जो सेल ऑर्गेनल्स को हटाने का काम करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट में, और सेल को क्लीन रखते हैं। क्लियर है? चलिए अब जो है यहाँ पे हम आगे बात कर लेते हैं इसकी। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारी सेल का पावर हाउस है, पावर हाउस और एनर्जी प्रोवाइडर है, ठीक है। और ये एनर्जी किस फॉर्म में जनरेट करता है? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो मेम्ब्रेन, यानी कि एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन, देखिए जैसे आप डायग्राम में देख ही पा रहे हैं, एक बाहर की मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्डेड होती है। देखिए जो इनर मेम्ब्रेन इस तरीके के डीपली फोल्डेड है, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। इनकी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं क्रिस्टी, ठीक है। और ये डीपली फोल्डेड क्यों है? क्योंकि ये जो आपके जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है ना बेटा, इनर मेम्ब्रेन पे क्या होता है? F1 पार्टिकल्स होते हैं। ये F1 पार्टिकल्स है, इस तरीके के मैं यहाँ दिखा रही हूँ, ये आपको इस तरीके के है ना, इस तरीके के F1 पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपके F1 पार्टिकल्स है, ठीक है। तो जितना ज्यादा आपके क्रिस्टी होंगे उतनी F1 पार्टिकल्स होंगे। तो यहाँ पर जो है, अगर आपसे पूछे कि व्हाई द इनर मेम्ब्रेन इज सो फोल्ड, सो आप बोलेंगे टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। इसका रीजन है टू इंक्रीज, मैं इसको ढंग से लिख देती हूँ, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है। यानी कि जो आपका क्रिस्टी है वो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ये जो है इस तरीके से डीपली फोल्डेड होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर जो है इसके फंक्शन, अच्छा इसमें एक और चीज है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं। और ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है, यानी कि ये खुद अपना जो है प्रोटीन खुद बनाता है, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि हमारे पास जैसे न्यूक्लियस के पास तो डीएनए है जो कि सभी सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है, जिससे वो जो है खुद की प्रोटीन जरूरतों के लिए डीएनए न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। उसके बाद फंक्शन जो है बात कर लेते हैं हम। सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू जो एनर्जी जनरेट होती है वो किस फॉर्म में होती है? एटीपी फॉर्म में। और एटीपी कौन बनाता है? एटीपी बनाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा ये जो है एटीपी जो है स्टोर करके भी रखता है ना, मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू एटीपी बनाता भी है और उनको स्टोर भी करता है, तो पावर हाउस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेलुलर रेस्पिरेशन जो वर्ड है, इसका मतलब सेल जो है, जो हमारी सेल है वो हमारे एब्जॉर्ब्ड फूड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ऑक्सीडाइज करती है और एनर्जी जनरेट करती है, दैट प्रोसेस नोन एज अ सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर है? यानी सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू ही एनर्जी जनरेट होती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्लास्टिड की। प्लास्टिड जो होता है ये आपका एनिमल्स के अंदर नहीं होता है, ये केवल प्लांट्स में मिलेगा। और ये डबल मेम्ब्रेन, जैसे अभी माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन है, सेम उसी तरीके से प्लास्टिड के अंदर भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, विच आर फाउंड इन द सेल, जो कि प्लांट फाउंड ऑफ द सेल ऑफ प्लांट ओनली, प्लांट की सेल के अंदर है। और इसके अंदर जो एक्वस मैट्रिक्स है उसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा, यानी जो लिक्विड भरा हुआ रहता है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। और इसके अंदर प्लास्टिड के अंदर खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। अच्छा डीएनए देखिए, अभी अपन ने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी खुद का डीएनए है, तो इसका मतलब ये है कि जो प्लास्टिड है उसके अंदर खुद का डीएनए होता है, और खुद का डीएनए होने की वजह से ये अपना प्रोटीन खुद बना सकता है। क्लियर है? चलिए प्लास्टिड तीन तरीके के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये वो होते हैं जिनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल भरा हुआ रहता है, और ये जो आपका क्लोरोफिल है ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। जो क्रोमोप्लास्ट है ये कलरफुल प्लास्टिड होते हैं, यानी कि ग्रीन कलर के अलावा कोई कलर अगर देना है, जैसे ऑरेंज है, पिंक है, रेड है, येलो है, फ्लावर्स के अंदर जो कलर्स होते हैं, तो ये जो कलर है ग्रीन के अलावा जो कलर प्रोवाइड किए जाते हैं वो है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं, और ये जनरली मटेरियल जैसे स्टार्च है, ऑयल है, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स है, इनको स्टोर करने का काम करते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। चलिए
अब है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होते हैं ये आपके जो है लिक्विड और सॉलिड कंटेंट को स्टोर करने वाले सैक या बॉडीज होते हैं, इस तरीके के आपके जो है ये बोल दीजिए कि थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है। और प्लांट के अंदर ये लार्ज होते हैं, जबकि एनिमल के अंदर ये स्मॉल साइज्ड होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में एनिमल्स के अंदर जो है एक्सक्रीटरी मटेरियल्स जो होते हैं उनको एक्सक्रीट करने के लिए पूरा सिस्टम बना हुआ है, लेकिन प्लांट के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इस वजह से उनको वैक्यूल के अंदर स्टोर करना पड़ता है। ठीक है, और प्लांट के अंदर जो है वो वैक्यूल्स जो होते हैं वो सेल से, यानी कि उनके अंदर अगर अपन देखें तो ये वैक्यूल्स हैं, तो वैक्यूल्स के अंदर पूरा जो मटेरियल है वो पूरा ऐसा सेल से भरा हुआ रहता है, ये सेल से भरा हुआ रहता है। ठीक है, और ये क्या करती हैं, ये जनरली टर्जिडिटी और रिजिडिटी बनाए रखती है, यानी कि सेल को पूरे अच्छा से स्वेलअप फॉर्म में, मतलब फूली हुई फॉर्म में रखेंगी। और जो है इसके अलावा बहुत सारा अमीनो एसिड, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड, सम प्रोटीन्स भी इन वैक्यूल्स के अंदर स्टोर होते हैं। क्लियर है? अब अमीबा के अंदर इसी तरीके के जो वैक्यूल्स हैं जिनमें फूड स्टोर होता है उन्हें हम बोलते हैं फूड वैक्यूल, और इनके अंदर फूड आइटम्स होते हैं दैट इज कंज्यूम्ड इट, एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक्सपेल एक्सेस ऑफ वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम इट। अब देखो, अमीबा के अंदर दो तरीके की वैक्यूल है। पहली वैक्यूल है फूड वैक्यूल जो कि फूड को स्टोर करता है। ठीक है, और दूसरा है आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में सीवी भी बोल सकते हो। तो फूड वैक्यूल आपके फूड आइटम को स्टोर करके रखता है, और जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो आपके ऑस्मो रेगुलेशन, मैं इसमें लिख देती हूँ, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, यानी कि वाटर बैलेंसिंग में हेल्प करता है। तो वाटर बैलेंसिंग जो है दैट प्रोसेस इज नोन एज द ऑस्मो रेगुलेशन। क्लियर है यहाँ पे? चलिए अब हम आगे की बात कर लेते हैं फटाफट से। अच्छा, मैं नोट्स जो है अपलोड कर दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट द नोट्स। ठीक है, अब हम सेल डिवीजन की बात कर लेते हैं। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि पुरानी सेल से, यानी ऑलरेडी प्रेजेंट सेल से नई सेल का बनना क्या कहलाता है? सेल डिवीजन। और सेल जो होती है वो ओल्ड, डेड और डैमेज सेल को सेल डिवीजन से हम जो है रिप्लेस करते हैं। जो नई सेल्स होती हैं उससे हम डैमेज, ओल्ड और डेड सेल्स को रिप्लेस कर देते हैं। सेल डिवीजन आपका दो तरीके का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस को हम सोमैटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं, और माइटोसिस से जो आपकी मदर सेल है वो डिवाइड होके दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाती है। यानी कि जैसे ये एक सेल है, इसको हम बोलेंगे मदर सेल। क्या बोलेंगे? मदर सेल। इसको हम बोलेंगे मदर सेल। ठीक है, और यहाँ पर जो मदर सेल है ये एक सेल दो सेल में डिवाइड होती है, और इनको हम बोलते हैं डॉटर सेल। DAUGHTER, डॉटर और सेल। ठीक है, डॉटर सेल, इसको ढंग से कर दीजिएगा सेल। ठीक है, तो जो डॉटर सेल है, मदर सेल मतलब डॉटर सेल, माइटोसिस के अंदर डॉटर सेल दो बनती है, और यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर जो है इक्वल होते हैं। सपोज इट यहाँ पर 46 है, तो यहाँ पर भी 46 और 46 क्रोमोसोम ही होंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे हम चलते हैं। यहाँ पर अब है हमारा मियोसिस। मियोसिस जो होता है ये आपके स्पर्म और एग सेल को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि गैमेट्स फॉर्मेशन में जो सेल डिवीजन होता है वो आपका होता है मियोसिस। ठीक है, और यहाँ पर मियोसिस दो स्टेज में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। देखिए मियोसिस 1 के अंदर, ये देखिए मैंने 1 डाला है रोमन नंबर में, तो मियोसिस 1 के अंदर एक से दो सेल बनती है, और मियोसिस 2 में फिर दो सेल से चार सेल बनती हैं। तो पहले दो डॉटर सेल, फिर चार डॉटर सेल, तो फाइनली पेरेंट सेल से चार सेल्स बनती हैं। ठीक है, और ये होता है आपके गैमेट्स प्रोडक्शन में हेल्प करता है। क्लियर है इतनी बात हमारी? और उसके अंदर अलावा न्यू सेल्स आर ओनली हैव द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन ऑफ द मदर सेल्स, यानी कि न्यू सेल्स के अंदर, यानी डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। यानी जैसे पेरेंट सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो आपकी डॉटर सेल के अंदर 23, 23, 23 और 23 क्रोमोसोम होंगे। क्लियर है? तो ये आपका मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के फॉर्म में होता है। और ये देखिए यहाँ पर ये मैं डायग्राम में आपको मैंने माइटोसिस का भी बना रखा है। तो माइटोसिस में पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन रही है, और क्रोमोसोम नंबर सेम है, जैसे ये 46 है तो यहाँ 46 और
46 है, जबकि मियोसिस के अंदर, मियोसिस में आप देख पा रहे हो ढंग से कि पेरेंट सेल से डॉटर सेल बन रही है, 4 बन रही हैं, और उनमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया बेटा, हाफ हो गया। क्लियर है। चलिए अब हम एक्चुअली मैंने प्रोकैरियोट यूकैरियोट को इंक्लूड नहीं किया था पहले ढंग से, इसलिए मैंने यहाँ पर उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दोबारा से दिया है बेटा। वो क्या कह रहा है कि जो प्रोकैरियोट सेल हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और इनके जो है वो जनरली यूनिसेलुलर होते हैं ये, जैसे बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके अलावा आप यहाँ एक और चीज ऐड कर दें कि उनका जो न्यूक्लियस रहता है उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोइड। दैट न्यूक्लियस, ये आप ले सकते हैं प्रोकैरियोट सेल्स हैव द न्यूक्लियोइड नॉट न्यूक्लियस, ऐसा लिख दीजिए आप उसको। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम यूकैरियोट्स के अंदर। यूकैरियोट जो होते हैं वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ रहते हैं, और यहाँ पर प्लांट और एनिमल, यहाँ पर मैंने जो है कुछ जो है डिफरेंसेस भी लिखे हैं, उन डिफरेंसेस को भी हम फटाफट से देख लेते हैं। वो डिफरेंस क्या कह रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर स्मॉल सेल्स होती हैं, ये लार्ज होती हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट, इसमें क्रोमोसोम सिंगल होता है, इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट। अब न्यूक्लियोलस क्या है इसको समझिए, जैसे ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी सी सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा सेल डिवीजन इसमें फिशन से होता है, और इसमें सेल डिवीजन माइटोटिक और मियोटिक से क्लियर होता है। क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पर मैंने एक डायग्राम भी बना दिया था, वो डायग्राम भी आप देख लेते हैं, मैंने गूगल से लिया है, थैंक्स टू गूगल। ये यूकैरियोट सेल है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, मेम्ब्रेन एनक्लोज न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस के अंदर देख सकते हैं आप साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और देखिए प्रोकैरियोट के अंदर आप देख सकते हैं न्यूक्लियोइड रीजन है, कैप्सूल है, फ्लैजिला है, फ्लैजिला आपके मूवमेंट में हेल्प करता है, सेल वॉल है, इसके अलावा पिलाई है, पिलाई एक्चुअली किसी पॉइंट पे अटैच होने में, किसी जगह अटैच होने में उसकी हेल्प करता है, इवन सेक्स के अंदर भी हेल्प करता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फटाफट से प्लांट सेल और एनिमल सेल की। प्लांट सेल जो होती है उसके अंदर रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, और इसके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है, इसके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल में स्मॉल होती हैं, जबकि प्लांट में लार्ज होती हैं। प्लांट सेल लार्ज होती हैं साइज में, एनिमल सेल छोटे होते हैं। प्लांट सेल में प्लास्टिड होते हैं, प्लास्टिड नहीं होते हैं। सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं प्लांट के अंदर। सेंट्रोसोम क्या होता है, पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, जबकि प्लांट के अंदर सेल डिवीजन में सेंट्रोसोम हेल्प नहीं करते क्योंकि होते ही नहीं है, लेकिन एनिमल सेल में होते हैं। प्लांट्स डू नॉट हैव द सीलिया, प्लांट्स के अंदर सीलिया नहीं होते हैं, एनिमल्स के अंदर सीलिया होते हैं। लाइसोसोम प्लांट सेल के अंदर जनरली रेयर होते हैं, जबकि एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर यहाँ पर देखिए ये मैंने पूरा डायग्राम बनाया हुआ है। राइबोसोम है, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, आरईआर, एसईआर, वैक्यूल, पैरोक्सिसोम, गोल्जी, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, और एनिमल सेल में माइक्रो सेंट्रियोल, और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट और सेल वॉल। ठीक है, तो ये मैंने गूगल से ही डायग्राम लिया है, थैंक्स टू गूगल। अच्छा, आपके एनसीईआरटी में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी डायग्राम है, तो मुझे लगा कि अगर उस पर क्वेश्चन आ गया तो एटलीस्ट आप जो है उसको एक बार समझ लीजिए कि आपका ये डायग्राम आखिर कहता क्या है। देखिए इसके अंदर आपको बनाना क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो आपका जो है दो लेंसेस का कंपाउंड फॉर्म है। एक लेंस होता है आपका आई के पास, दैट इज नोन एज आई पीस, और एक होता है आपका ऑब्जेक्ट के पास जिसे अपन ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। तो ये दो चीजें आपको बनानी चाहिए। अगर डायग्राम आ गया तो आप इस तरीके से बनाओगे, ये आई पीस है ना, और ये यहाँ से आप ये ट्यूब जोड़ दोगे, और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर दो एडजस्टमेंट होते हैं, कोर्स एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट नॉब, कोर्स एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट नॉब। उसके बाद जो है यहाँ पर मिरर होता है, तो ये दो को और डायग्राम में बनाएंगे आप। मिरर जो होता है, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लाइट का सोर्स आपका सनलाइट हो सकती है, आपकी ट्यूबलाइट जो आपके लैब में या घर में है उसको करते हैं, तो उसको कंडेंस करने का काम उसको कंडेंसर करता है, लेकिन मिरर उसको ओरिएंट करता है। तो मिरर से लेके वो कंडेंसर पे जाएगी, तो कंडेंसर को आप बनाइएगा। बस इतनी चीजें आपको जरूर बनानी है। तो यहाँ पर जो है आपका आई पीस, ये आपका आई पीस, उसके बाद कोर्स एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट, ऑब्जेक्टिव लेंस, कंडेंसर, मिरर, और यहाँ पर नीचे एक पूरा बेस बना दीजिए। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आएगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। चल देन, बाय बाय, थैंक यू।